जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मेरे पास हर एक मेरी जो प्रॉपर्टी की रिलेटेड वीडियोस होती हैं उनमें एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है। काफी टाइम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि आदमी को इस चीज का या फिर किसी भी चीज की नॉलेज मिल सके। आज के टाइम पर तो गूगल अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है जहां से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उन्हें इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसी चीजों से आप परिचित रहते हैं, है ना। तो वो ऐसी बात है कि मान लीजिए आपने कभी पहले किसी भी टाइम पे आपने प्रॉपर्टी कोई खरीदी हुई है, एक कोई प्रॉपर्टी, या फिर आपके किसी पिताजी ने खरीदी हुई है या फिर आपके दादाजी ने खरीदी हुई है, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को आपने खरीद तो लिया लेकिन आपको ये चीज की इंफॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं थी, या फिर आपके पिताजी ने खरीदी और उनको इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं थी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद उसका दाखिल खारिज यानी कि उसका म्यूटेशन भी कराया जाता है, तभी जाके प्रॉपर्टी आपके नाम पर आती है। जैसे कि मैंने आपने बहुत सारी वीडियोस में ये बताया है कि प्रॉपर्टी खरीदने के इमीडिएट बाद आपकी नहीं होती, रजिस्ट्री हो जाए, चाहे वो पहले के टाइम पे जो ग्रंथ नंबर से रिलेटेड रजिस्ट्री होती थी, ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्री होती थी, तो भी रूल वही था। अब के टाइम पे जो डिजिटल रजिस्ट्री होती है, लैंड का जो रजिस्ट्रेशन डिजिटली होता है, तो भी रूल वही है। बस बात यह है कि पहले के टाइम पे जो डिजिटलाइजेशन का दौर नहीं था, तो सारा काम रफली हुआ करता था, जैसे कि ऑफलाइन तरीके से लिख के हुआ करता। अब सब डिजिटल हो रहा है। तब भी अगर आप किसी जमीन को परचेस करते थे तो रजिस्ट्री होने के बाद उसका म्यूटेशन कराया जाता था, तब आपके नाम पर वो रजिस्ट्री आती थी, यानी कि वो जमीन आती थी। दूसरी बात, अब के टाइम पर भी डिजिटल रजिस्ट्री होती है तो भी आपको म्यूटेशन कराना होता है, तब आती है। तो चलते हैं मुद्दे की तरफ। ये बात ऐसी है कि मान लीजिए उस टाइम को आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हमने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर आपके पिताजी ने खरीदी है, दादाजी ने खरीदी, किसी ने भी खरीदी हो, तो उसका आपने रजिस्ट्री करा ली और आपने ये सोच लिया कि अब ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पर आ गई है, यानी कि अब हम इस प्रॉपर्टी के ऑनर बन चुके। तो फिजिकल तो आपने उस पर कैप्चर कर लिया, लेकिन अगर आप अपन अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख में तो उसी का नाम है, जो विक्रेता है उसी का नाम अभी भी है। यानी कि आपको उस टाइम पर ये पता नहीं था कि इसका हमें म्यूटेशन भी कराना है, तो आपने रजिस्ट्री करा के रख ली, या फिर आपके पिताजी ने या दादाजी ने रजिस्ट्री करा के बस रख ली और इसका म्यूटेशन नहीं कराया। अब हुआ क्या कि आपके पिताजी की भी डेथ हो गई या फिर आपके दादाजी की भी डेथ हो गई, जो जो भी प्रॉपर्टी को परचेस किया, दो किसी की भी डेथ हो गई। मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेस करने वाले की डेथ हो गई और आपको पोजीशन है उस प्रॉपर्टी में, आप उस पर काबिज है, लेकिन आपका म्यूटेशन नहीं है उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी आपके दादा के नाम पर है, ये दादा के भी नाम पर नहीं, विक्रेता के नाम पर है। तब आप उसका कैसे म्यूटेशन कराएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है भी। पहले के टाइम पे लोगों को अगर पता नहीं था कि जैसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के बाद अपनी नहीं होती है, उसका म्यूटेशन कराया जाता है, तब प्रॉपर्टी अपनी होती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। मान लीजिए आपके पिताजी ने या दादाजी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब उस पर आपने पोजीशन तो ले लिया, रजिस्ट्री होने के बाद आपने उसे कैप्चर कर लिया, अपने हक में ले लिया, लेकिन अभिलेखों में वो नाम अभी भी, वो जमीन उसी के नाम पर है जिसने उसको बेचा था, जिसने आपको एक प्रॉपर्टी बेचा था। तो अब खरीदने वाले यानी कि आपके पिताजी या दादाजी भी एक्सपायर हो गए और बेचने वाला भी एक्सपायर हो गया। तब कैसे ये चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसका म्यूटेशन आप कैसे कराएंगे। तो इसमें कुछ प्रोसेस ये है कि मान लीजिए बहुत पुरानी अगर रजिस्ट्री है, आपके टाइम पे तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है और 15 दिन के अंदर अंदर म्यूटेशन हो जाता है, साथ ही साथ आपको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो 15 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो आपको एडवांस चार्ज भी अब लगता है, तो चार्ज तो आपको भरना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आपकी पुरानी रजिस्ट्री है और आप पहली आप प्रोसेस में ये कर सकते हैं कि उस रजिस्ट्री के बेस पे आप म्यूटेशन के लिए अपने अंचल कार्यालय में अप्लाई करें। पहली बात तो तहसीलदार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अप्लाई नहीं होगा, बहुत पुरानी रजिस्ट्री हो गई है। तो वो अप्लाई आप करके देख लीजिए, मे बी गुडविल में अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वैसे होगा नहीं। दूसरी बात आपको क्या करना है, जब ऐसा नहीं होता तो आपको एक एडवोकेट हायर करना है। एडवोकेट हायर करके और आपको एक केस फाइल करना है, कहां पे, कोर्ट में। और कोर्ट में जब आप केस फाइल करेंगे तो क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी का जो विक्रेता था उसके जो वैध वारिस होंगे उनको बुलाया जाएगा, प्लस जो उस प्रॉपर्टी को खरीदा था यानी कि आपके पिताजी या दादाजी जो भी हो, उनको, उनके भी वंशज जो होंगे, जो उनके प्रतिनिधि होंगे, उनको भी बुलाया जाएगा। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद जब उस रजिस्ट्री के बेस पे कार्यवाही होगी, उस बैनामा के बेस पे जब कोर्ट क्या करेगा, डिक्री आदेश पारित करता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है आपके एडवोकेट के ऊपर। अगर मान लीजिए जो बेचने वाले वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी नहीं बेची है,
तो भी इसमें वो लोग केस कर सकते हैं। तो ऐसे में काम आते हैं आपके गवाह जो कि उस टाइम पे उस रजिस्ट्री पे मेंशन है ना। और बहुत सारे ऐसे प्रूफ भी होते हैं जो आपके एडवोकेट जुटाते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश करते हैं। तो जब वो केस होता है और सबको बुला के जब वहां पर निर्णय की स्थिति में जब पहुंचते हैं, तब क्या होता है कि डिक्री पारित की जाती है। डिक्री का मतलब होता है कोर्ट का आदेश। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट का आदेश पारित किया जाएगा और उस कोर्ट के आदेश के बेस पर आपका जो तहसीलदार होगा, जो अंचल कार्यालय के अधिकारी होते हैं, तब आपके उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करते हैं। अगर आपका म्यूटेशन डायरेक्टली तहसील से नहीं हो रहा तो आप एक एडवोकेट को हायर करिए। एडवोकेट को हायर करने के बाद आप क्या करिए कि एक केस फाइल कीजिए कोर्ट में। उस केस के बेस पे और उस रजिस्ट्री के बेस पे, पुरानी रजिस्ट्री के बेस पे ही डिक्री पारित की जाएगी, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन हो पाएगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी का म्यूटेशन नहीं कराते हैं, मान लीजिए आपका पोजीशन तो है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन अगर कहीं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, कभी मान लीजिए वो बस्ती खाली की जाए और उसके तौर पे मुआवजा मिले, या फिर कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े, तो आप दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको इसका म्यूटेशन जल्दी ही कराना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे ही आपको पता चला वैसे आप इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराइए। अब बात करते हैं कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो उस टाइम पे गवाह थे वो होने जरूरी है। अगर नहीं है तो और भी लोग, 4-5 लोग तो हो ही सकते हैं जो भी गवाह हों, उसके बेस पे और भी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उस टाइम के चाहिए, प्लस इस टाइम के वर्तमान खसरा, वर्तमान नक्शा, और उस टाइम का खसरा, उस टाइम का नक्शा आपको चाहिए होगा। प्लस आपको रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, जो आपके पास अगर नहीं है तो आप जहां रजिस्ट्री हुई थी वहां से आप निकलवा सकते हैं। उस ग्रंथ नंबर के बेस पे पहले रजिस्ट्रियां होती थी, तो आप उस रजिस्ट्री को निकलवा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद ही आपको एक एडवोकेट को हायर करना है। एडवोकेट की राय के अनुसार जो वो करेंगे, जो चीज आपसे डिमांड करेंगे, वो आपको देते जाना है। इसके बेस पे कोर्ट डिक्री आदेश पारित करते हैं जिसके आधार पर आपकी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होता है। तो पुरानी प्रॉपर्टी का अगर म्यूटेशन आप कराना चाहते हैं तो एक प्रोसेस यही होती है कि आप या तो डायरेक्ट अप्लाई करके देख लीजिए, अगर वहां से होता है तो ठीक है, नहीं तो सेकेंडरी मेथड वैसे यही है कि आपको कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है जो आपके पिताजी, दादाजी या फिर परदादा किसी ने भी परचेस किया है, उसकी रजिस्ट्री तो हुई है लेकिन उसका म्यूटेशन आज तक नहीं हुआ, तो उसको आप कैसे म्यूटेशन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।